भारत के एक्शन ऐसे लग रहे हैं कि तुर्की के सहयोगी मुस्लिम देश भी उसकी बेइज्जती करने से पीछे नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत के जेम्स बॉन्ड यानी कि अजीत डोभाल सीधे चीन पहुंच चुके हैं, जिसने पूरी दुनिया की नज़र खास तौर से अमेरिका की चीन की तरफ मोड़ दी है। अपडेट्स पर ध्यान दें तो अभी जैसे ईरान इजराइल के बीच में सीज़फायर का ऐलान हुआ है, उसके तुरंत बाद ही कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसने दुनिया को बता दिया है कि भारत रुकता नहीं है। दरअसल जैसे ही अजीत डोभाल चीन पहुंचते हैं, वो वहां पर सीधे विदेश मंत्री वांग यी से लेकर चीन के बड़े अफसरों तक से एक बड़ी मीटिंग करते हैं और वहां उन्होंने साफ शब्दों में भी कह दिया है भारत की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि आतंकवाद पर चीन की जो डुलमुल पॉलिसी है अब वो एक्सपोज हो चुकी है। मतलब यहाँ भारत कोई भी चटुकारिता नहीं कर रहा है, सीधे सीधे ड्रैगन की आंखों में देखकर उसको भारत की बात समझा रहा है। वहीं इन सब में भारत का मित्र देश रूस अब ये चाहता है कि भारत और चीन मिलकर एक नया स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बनाए जिसमें एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी सब कुछ हो। बता दें कि एससीओ समिट जो कि इसी साल चीन में हो रही है, उसकी तैयारी भी इसी से जुड़ी हुई है, जिसके लिए भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अभी एससीओ समिट के लिए चीन पहुंच भी चुके हैं। मतलब कुछ बड़ा होने के संकेत जरूर मिल रहे हैं। और यही नहीं, व्लादिमीर पुतिन पहले ही 2030 तक इंडिया प्लान लेकर बैठ चुके हैं। वहीं अब भारत को ये भी देखना है कि एक तरफ चीन पाकिस्तान को फाइटर जेट से लेकर PL-15 मिसाइल देने में लगा है, यानी दोस्ती की बात तो हो ही रही है, साथ ही साथ पीठ में छुरा भी भोंका जा रहा है जो भारत के लिए अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। यही वजह है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ समिट में जाते हुए नहीं देखा होगा। पिछली बार की ही बात कर लें, जब पाकिस्तान में एससीओ समिट हो रहा था तब पीएम मोदी नहीं गए थे, बल्कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए थे और आपने तब उनकी खूब वायरल इमेजेस देखी होंगी किस तरह वो पाकिस्तान में चल रहे हैं। वहीं अगर इस बार पीएम मोदी वहां जाते हैं तो मंच पर व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ होंगे, तो ये एक डिप्लोमेटिक धमाका हो सकता है। लेकिन जो हालत अभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 50-50 चांसेस है। लेकिन इन सब के बीच में अजीत डोभाल रूस के NSA से भी मिलते हैं और एक बड़ी मीटिंग करते हैं। वहीं दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। मतलब डोभाल जी ने सारा खेल पहले ही सेट करके रख दिया है। वहीं RIC यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना की तिगड़ी आज की जियोपॉलिटिक्स में एक पावर शिफ्ट ला सकती है। लेकिन भारत भी साथ तभी आएगा जब उसकी शर्तें जैसे सिक्योरिटी, बॉर्डर्स और एंटी टेरर पर पूरे सम्मान के साथ मानी जाएंगी। यहाँ आपको क्या लगता है, पीएम मोदी को इस बार चीन के एससीओ समिट में जाना चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दूसरी ओर ये कि क्या त्रिकोणीय साझेदारी वाकई में भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी, इसमें आप अपनी राय क्या रखते हैं जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ तुर्की की हम बात कर रहे थे, जिसकी हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि ये कभी शांत नहीं बैठेगा और शायद ये तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक इसके हथियारों की बिक्री नहीं होती है और या OIC देश इसे अपना लीडर नहीं बना लेते हैं। वजह यह है कि हाल ही में तुर्की ने दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई थी। अब वजह यह बताई गई कि जहां पाकिस्तान भारत के बीच में जो सिंधु जल समझौता है उस पर चर्चा करनी थी। अब यहाँ पर पाकिस्तान की बातें तो सुनी जा रही हैं, लेकिन तुर्की कहीं ना कहीं अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट की तिगड़ी बैठाने में लगा हुआ है कि OIC देश अपनी ज़रूरत समझें और अपने आप को मजबूत करें। और यहाँ पर उनकी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? मतलब साफ है, तुर्की करेगा, जो कि यहाँ सबसे बड़ा कंटेंडर बना हुआ है। बात साफ है, यहाँ पर तुर्की अपना एंगल ला सकता है। शायद वो पाकिस्तान के कंधों का सहारा लेते हुए काफ़ी दूर तक एम करके बैठा हो। यही नहीं, OIC का एक देश ऐसा भी है जिसने तुर्की की इस बार ज़बरदस्त बेइज्जती करके रख दी है। यहाँ हम इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं। दरअसल ये तो आप जानते हैं कि तुर्की अपने बायरक्तर TB2 ड्रोन्स उनको बेच कर काफ़ी वाहवाही लूट रहा था, लेकिन भारत ने एक झटके में तुर्की के ड्रोनों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए धराशायी कर दिया है, जो अब शायद खिलौने के समान लग रहे हैं। वहीं हाल ही में एक मामला भी पकड़ में आया है जहां तुर्की के स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि कान की इसमें एंट्री होती दिखाई दे रही है। बता दें कि तुर्की ने यहां दावा किया है कि उसने इंडोनेशिया के साथ 48 कान जेट्स का $10 बिलियन में सौदा किया है और इस डील का हो हल्ला तुर्की ने पूरी दुनिया में मचाना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, इतना चिल्लाने के बाद इंडोनेशिया को भी खुद सामने आना पड़ा कि भाई ये सिर्फ MOU है, कोई फाइनल डील नहीं जो आप इतना उछल रहे हैं। वैसे भी कान में अमेरिकी GE का इंजन लगा हुआ है जो कि अमेरिकी F-35 से तो सस्ता होगा, लेकिन आखिर में उसको लेता कौन है? क्योंकि आने वाले वक्त में भारत का तेजस और MK भी इस रेस में शामिल हो चुके होंगे। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या ड्रोन गिराकर भारत ने तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री की हवा निकाल दी है और अब तुर्की
ओआईसी में अपने मुस्लिम देशों के सहयोगियों को लेकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश में है। इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।